आज की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ छोटे-छोटे टेक्निक्स बताऊँगी। इसके बाद हम लोग पीसीआर पे मूव करेंगे, ठीक है? अभी जो हम सर्च में हैं वो किसके हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट देखना है हमें, ठीक है? अब कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या मतलब है? जब आप डायग्राम समझ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें आपने लास्ट में देखा था आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? सूटेबल होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? तो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसके लिए? यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है? किस चीज के लिए आपको चाहिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि जैसे कोई ह्यूमन है स्पाइडरमैन बन गया, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल है और प्लाज्मिड के फॉर्म में आपने उसको निकाला है वेक्टर के तौर पे, फिर आप क्या कर रहे हैं? इसके कुछ पोर्शन को कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इसके कुछ पोर्शन को कट कर रहे हैं। इतने पोर्शन को मैंने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? कट करने के बाद सपोज कीजिए जो डिजायरेबल जीन्स हैं, डिजायरेबल जीन्स मतलब अगर आपने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स वाले डीएनए को आपने यहाँ ऐड करा दिया, ज्वाइन करा दिया, चिपका दिया, किसके थ्रू? डीएनए लाइगेज के थ्रू, ठीक है? अब इसका नाम कॉस्मिड हो गया। तो इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे? डेस्क पे रखेंगे या फिर टेबल पे रखेंगे? नहीं, ऑब्वियस है, इसको आपने क्यों बनाया है? ताकि आप इसको इंट्रोड्यूस कर सके, जिसके जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब वही कॉम्पिटेंट होस्ट है वहां पे, उसी के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते। इस प्रोसेस को, इस घटना को मैंने आपको सिखाया है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है? तो कैसा होना चाहिए इसको? ऐसा होना चाहिए और इतना कॉम्पिटेंट इसको होना चाहिए कि ये डीएनए को ले सके, यानी डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सके। बात आपको समझ आई? क्या बोला मैंने? कि इस कॉस्मिड में, इस कॉस्मिड के अंदर अब क्या जा सके? जो जेनेटिक मटेरियल है वो जा सके, ठीक है? तो अब इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है? कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। नीट का क्वेश्चन है ये, आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है? और इसको हम लोग डाइवेलेंट कटायन बोलते हैं। डाइवेलेंट कटायन क्यों बोलते हैं? समझ आया आपको? कैसे लिखते हैं आप कैल्शियम को? ऐसे, प्लस प्लस। तो ये डाइवेलेंट कटायन है। क्या है ये? डाइवेलेंट कटायन है, ठीक है? तो किधर इशारा किया जा रहा है? कैल्शियम की तरफ। तो ये करता क्या है? ये डीएनए को, इस डीएनए को, अभी यहाँ समझिए, इस डीएनए को जाना है इस बैक्टीरियम होस्ट के अंदर। इस डीएनए को कहा जाना है? इस बैक्टीरियम होस्ट के अंदर जाना है। तो इसको जब इसके अंदर जाना है, तो इसके जाने की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कैल्शियम आयन करता है, या कैल्शियम करता है। अब समझ आया आपको? ठीक है, मैं बस थोड़ा थोड़ा लिखते हुए इसको आगे बढ़ाती हूँ। चलिए मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे रोल किसका है? पहले लिख लीजिए सुटेबल होस्ट। ऐसे स्टार्ट करते हैं, सुटेबल, सुटेबल होस्ट, होस्ट such as, such as बैक्टीरियल, अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, such as bacterial cells must first be made competent, competent किस चीज के लिए? टू टेक अप
जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, ताकि ये डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को ग्रास्प कर सके। ठीक है, कैसे किया जाता है ये, तो आगे लिख लीजिए, कैल्शियम, कैल्शियम increases, calcium increases the efficiency with which DNA enters the bacterium, through pores in its सेल वॉल। ये कैसे जाएगा, इसके सेल वॉल के अंदर जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स की क्या पहचान है, ये काफी टफ रिजिड कंडीशन में भी खुद को सर्वाइव करा सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में खुद को सर्वाइव करा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब जो आपने कॉस्मिड बनाया था, उसको आप कहाँ प्लेस कीजिएगा, आइस में रखिएगा। ठीक है, अचानक से आप उसको क्या करेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक देंगे। ठीक है, फिर उसको वापस से आइस पे लेके जाएंगे, मतलब अदला बदली। पहले आपने उसको आइस में डाला, एक रफ पेज ले रही हूँ, पहले आपने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आइस और यहाँ पे मैंने लिख दिया हीट शॉक, तो पहले आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को आइस में रख रहे हैं, फिर इसको हीट शॉक दिया आपने, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके गए, फिर वापस आप इसको आइस पे लेके चले गए। तो जिसकी वजह से ये करता क्या है, जो इसके वॉल है उसमें होल्स होंगे, वो उसको अचानक से जेनेटिक मटेरियल को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रास्प कर लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। ठीक है, अब सिर्फ यही एक पहला तरीका क्या है, हीट शॉक है, ये पहला तरीका था। पहला क्या था, हीट शॉक था। पहला क्या था, हीट शॉक। वहां पे क्या जाता है, एक बार आइस पे, फिर हीट दिया जाता है। फिर आइस पे जब आप प्लेस करेंगे तो उसके वॉल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, जो कि उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ग्रास्प करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीट शॉक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हीट शॉक मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगी इसके बारे में। हीट शॉक मेथड, पहला आपने क्या देखा, हीट शॉक मेथड, इसको हम कहते हैं हीट शॉक मेथड। अब ये जो है, inserting the phenomena of the phenomena of the phenomena of inserting the phenomena of inserting a uh, foreign प्लाज्मिड और कॉस्मिड। प्लाज्मिड डिपेंड करता है आप किसको इन कराना चाहते हैं, प्लाज्मिड और, आप समझ रहे हैं कॉस्मिड का मतलब बहुत है, प्लाज्मिड और कॉस्मिड, अगर किसी को कॉस्मिड ना समझ आए, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइगेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जोड़ के बनाया ना आपने लाइगेज का यूज करके, तो इसको हम लोग लाइगेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा, लाइगेशन प्रोडक्ट इनटू बैक्टीरिया। बस हो गया,
प्रोडक्ट इनटू बैक्टीरिया। एम क्या था आपको? बैक्टीरिया के अंदर उसको इन कराना था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट शॉक मेथड बोलते हैं। और आप क्या करा रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा और लिख लीजिए। after a short incubation, after a short incubation, in ice, in in ice, a a mixture of chemically competent bacteria and DNA is placed at 42 degrees C for 45 seconds। कितने कम टाइम के लिए रखा जा रहा है ना? ओनली 45 seconds। दैट इज हीट शॉक। तभी तो जैसे अब झटका तो कम ही टाइम का लगता है ना, तो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम? हीट शॉक। एंड देन placed back in आइस। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? आइस में प्लेस करते हैं। तो ये क्या है? आपका हीट शॉक मेथड है। और भी मेथड्स हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, हालांकि फिर वापस हम आएंगे इस पेज पे। चलिए, तो ये आपका हो गया हीट शॉक मेथड। नेक्स्ट आपके पास क्या है? सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है जिसको हम माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है। एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या किया जाता है? उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा एक और मेथड है, लेकिन ये माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए? एनिमल सेल के लिए, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा मेथड है दैट इज बायोलिस्टिक्स और जीन गन, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए सुटेबल है, जिसमें क्या किया जाता है? सेल्स जो कि हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, जो गोल्ड और टंगस्टन है, वो डीएनए से कोटेड होता है और उसको फिर जाके वहां पे शूट किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? उसके अंदर इन कर जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड यूजेस disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। क्या बोलने का मतलब है? जो हम बायोलिस्टिक्स और जीन गन का यूज कर रहे हैं, जैसे आपने प्लाज्मिड देखा था, जिसको आपने टीआई प्लाज्मिड बनाया था, ठीक है। तो आपको पहले पता चला कि हाँ भाई ये क्या है? पैथोजन है। तो डिसआर्म्ड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप वहां पे अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग उसको अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करा के ऐसा बना रहे हैं कि अगर वो प्लांट को जाके पैथोजन के तौर पे डिजीज कॉज भी करना चाहता है, तो डिजीज कॉज करने की बजाय आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसको वो प्लांट के अंदर लेके चला जाता है।
which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. ठीक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसका जो नेक्स्ट पैरा है वो आपका सीखा हुआ है, वो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, सो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जो टूल्स यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, जो ये लिख रहा है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, वहां पे टूल देखना है, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पहले आपने ये देखा, इसका नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं और देन हमारे पास है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये देखिए, ये आपका समझा हुआ है, पैरा याद आ रहा होगा आपको। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें जो अननोन है आपके लिए, सब कुछ आप जानते हैं। अब इसको कहाँ से समझना है, इसको यहाँ से समझना है। देखिए एक डायग्राम में निकालती हूँ आपके लिए। ये पैरा भी है, इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपको क्या बोला था, कोई ऐसी क्लास नहीं होगी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको इस चैप्टर में बिना इस डायग्राम के समझा सकूं मैं, या कोई भी। अगर आपको ये डायग्राम समझ नहीं आता, इसका मतलब आपको ये चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो वापस हम, थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, अगर दूसरा मिल जाए अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ठीक लग रहा है इसको। चलिए अब दोनों को मैच करते हैं, सीखा हुआ आपको ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ क्या बना हुआ, वही तो बना हुआ है। यहाँ पे भी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही आप अप्लाई कर रहे हैं। फटाफट रिकॉल करती हूँ मैं, सुनते जाइए, रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। आपको एक डिजायर्ड जीन को कैरी करने वाला डीएनए चाहिए था, जिसको आपने फॉरेन डीएनए बोला, ठीक है। आपने इसको भी आइसोलेट किया और आपने एक वेक्टर को भी निकाला। दोनों को आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, इसको भी यहाँ पे, इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने, इसको भी कट कर दिया आपने। फिर आपको दोनों को जोड़ना है, तो आपने लाइगेज का इस्तेमाल किया। जोड़ने के बाद आपने इसको कॉस्मेट बना दिया। कॉस्मेट बनाने के बाद अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें आपने कौन कौन सी बातें सीखी कि अगर आपको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कराना है जेनेटिक मटेरियल का, तो आप हीट शॉक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बायोलिस्टिक्स और जीन गन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे थे वहां पे। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप इसके प्रोसेस को देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आता है इसमें। तो देखिए इधर देखिए, इसके साथ मैच कीजिए, इस डायग्राम के साथ इसके पॉइंट्स को मैच कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ आए कि बच्चों ने जो हवा बना के रखा हुआ है इस बायोटेक्नोलॉजी में, एक तिनके जैसी भी कोई चीज जो है वो रटने वाली नहीं है, सब आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इधर देखिए, अच्छा पहले आपने क्या किया है, यहाँ भी आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा, यहाँ भी आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा। ये देखिए, पहले आपने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यही डायग्राम लिखा जा रहा है यहाँ पे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जो मैंने एक और पैरा आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिखाया था,
इसको भी इसी की समरी के तौर पे लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, क्या आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके दोनों को कट नहीं किया था आपने? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन किया डीएनए का, किसका यूज करके? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके। किसका यूज करके? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये देखिए है डायग्राम में लिखा। फिर आपने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो एक तो आपने वेक्टर लिया, ये डीएनए लिया, दूसरा ये डिजायर्ड है आपका। डिजायर्ड डिजायर्ड किसको बोल रहे हैं? जो फॉरेन डीएनए आप ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, दोनों को लाइगेज का यूज करके जोड़ रहे हैं, तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। मतलब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आप होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। जब आपने ट्रांसफर किया फिर आप क्या कीजिएगा, एम्पलीफिकेशन। इसको मैंने आपको एम्पलीफिकेशन सिखाया था, एम्पलीफिकेशन आगे आएगा ये टर्म, दैट इज एम्पलीफिकेशन। आपको इसकी मिलियन बिलियन कॉपीज चाहिए। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे जब आप कीजिएगा तो उस घटना को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, इसका एम्पलीफिकेशन कराना पड़ेगा। और यहाँ पे लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन सम डिटेल्स, ठीक है। अब हम लोग किस पे चलेंगे, पीसीआर पे चलेंगे। अच्छा, इस पैरा में कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इस पैरा में कोई डाउट तो नहीं? और मैंने इसमें कोई भी नई चीज या नई लाइन आपको लिखी नहीं है, ऑलरेडी सारी चीजें आपने समझी हुई है। इससे बेटर आपने नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है आपने, है ना। एम्पलीफिकेशन जो है आगे एक और जगह आएगा, तो आपको उसको भी समझने लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब हम आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक बहुत ही इजी या इजीएस्ट मेथड बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, अब ये भी आपका पढ़ा हुआ है, अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको तो देखिए कितना इजी है। करना क्या है, सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या है? सबसे पहली बात, ये पैरा इस चैप्टर में फर्स्ट पेज पे जाना चाहिए था, जिसको यहाँ लिखा जा रहा है। रीजन क्या है, कहावत नहीं है, रामायण खत्म हो गई और पता ही नहीं राम सीता कौन थे। भाई जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कराना है और जब सारा प्रोसेस कराना है तो उसके पहले ही तो आपको क्या करना है, जैसे बैक्टीरिया में से आप जेनेटिक मटेरियल निकालना चाहते हैं, प्लांट सेल के अंदर से निकालना चाहते हैं, किसी फंगस के अंदर से निकालना चाहते हैं, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे आप, ये पहले जाएगा, है ना। तो कई बार ये ऐसा होता है कि 11th क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही ये पैरा में क्लियर करा देती हूँ। 12th की बुक बच्चों के पास होती है ऑलमोस्ट, मेरे बैच में जो भी बच्चे होते हैं मैं पहले ही बोलती हूँ 12th की बुक लेके रख लेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब इन सब का जिक्र आता है कभी तो मैं वहीं बता देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको करना क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए एक बैक्टीरिया आपके पास अवेलेबल है, इसके अंदर से आप इसकी बॉडी का, इसका डीएनए आप निकालना चाहते हैं, तो आपको इतना इजी टास्क लगता है ये? नहीं। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इन एंजाइम्स की बात करें तो अगर आपको क्या करना है, बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है। अब बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो कैसे निकाल लीजिएगा? जब आप इसके वॉल को तोड़िएगा तभी तो आपको मिलेगा ना इसका जेनेटिक मटेरियल, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, दोनों बातें हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, दैट इज लाइसोजाइम। L Y S O
ZYME, लाइसोजाइम। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है, आपके माउथ के सलाइवा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। आपके माउथ के सलाइवा में बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनके सलाइवा में ये लाइसोजाइम पाया जाता है। तो आपने डॉग्स वगैरह को देखा होगा, कहीं पे अगर कोई कट होता है तो वो लीकिंग कर रहे होते हैं, वहां पे चाट रहे होते हैं। रीजन ये है, अब उन्होंने साइंस तो पढ़ी नहीं, बट उन्होंने नोटिस करा होगा कि ऐसा करने से वो पोर्शन ठीक हो जाता है। रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कट वाला पार्ट है जहां पे अगर वो लीकिंग कर रहे हैं, वो पार्ट जल्दी ठीक हो गया। रीजन क्या है, सलाइवा में लाइसोजाइम है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना होगा तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको तहस नहस कर देगा। बैक्टीरिया कभी भी वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इजिली वहां पे रिकवर हो सकता है, या फिर उस जगह पे वो इन्फेक्शन कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आपको प्लांट सेल के अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकालना है, अगर आपको क्या करना है, प्लांट सेल के अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकालना है, तो एक बात बताइए, प्लांट सेल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्ड क्या है भाई? प्लांट सेल तो सेल वॉल भी कैरी करता है। उसका सेल वॉल किसका बना होता है? तो उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो है वो, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? उसको डाइजेस्ट करने का काम सेलुलेज करेगा। सेलुलोज था ना, तो ओ की बजाय एज कर दीजिए, बस हो गया एंजाइम। ठीक है। अगर क्या है, फंगस है आपके पास, क्या है, कोई फंगस है, तो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन को अगर डाइजेस्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? काइटिनेज चाहिए। क्या चाहिए आपको? उसके लिए काइटिनेज चाहिए। क्या चाहिए आपको उसके लिए? काइटिनेज चाहिए। ठीक। अब जेनेटिक मटेरियल जब आपको मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको प्योर डीएनए मिले, उसके साथ आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए आपको आरएनए भी नहीं चाहिए। ठीक है। आपको प्रोटीन भी नहीं चाहिए। तो अगर आप आरएनए को डाइजेस्ट कराना चाहते हैं, अगर आप किस चीज को, आरएनए को, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आरएनए मतलब अगर आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? राइबो न्यूक्लियेज। राइबो न्यूक्लियेज चाहिए। ये देखिए, राइबो न्यूक्लियेज चाहिए आपको। ठीक है। अगर आपको प्रोटीन का डाइजेशन कराना है, तो प्रोटीन की भी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए आपको। अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है, तो क्या चाहिए आपको? प्रोटीएज चाहिए। ये देखिए, प्रोटीएज, प्रोटीएज चाहिए आपको। क्या चाहिए? प्रोटीएज चाहिए। तो ये क्या था आपका पैरा? आइसोलेशन और जेनेटिक मटेरियल, ये शुरू में होना चाहिए थी। तो पहले ही आप जब समझेंगे, इसके बाद का प्रोसेस है ना, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हवा में थोड़ी होगा। पहले जेनेटिक मटेरियल निकलेगा तभी तो होगा ना। तभी मैं ये बोल रही हूँ कि ये चैप्टर की शुरुआत में जाना चाहिए था, ये फर्स्ट पेज पे जाना चाहिए था। ठीक है। अब होता ही है कि लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्पूलिंग कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्पूलिंग लिखा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए स्पूलिंग। ठीक है। होता ये है कि जहाँ पे आपने ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स देखे, तो उसको आपको उसमें से निकालना होता है। तो ऐसा दिखता है, वो देखिए बहुत सारे डायग्राम से लिए स्पूलिंग। स्पूलिंग ऑफ डीएनए। देखिए, स्पूलिंग पे चलते हैं हम लोग। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो डीएनए क्या करता है, एक क्लाउडी लेयर बनाता है। ठीक है। और उसको आपको करना क्या है, एक ग्लास रॉड से प्रॉपर स्टर करना है, मतलब मिक्स करना है उसको। ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, एक लूप बना हुआ एक रॉड होता है। ठीक है। तो उससे इसको उठाने का काम किया जाता है या निकालने का काम किया जाता है। इसको स्पूलिंग बोलते हैं, कुछ है नहीं ये,
मतलब एक बात मैं बता रही हूँ, उस प्रोसेस का नाम हम लोग स्पूलिंग दे देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत वास्ट मेथोडोलॉजी है जो आपको समझना है। देखिए क्या बोला मैंने, अब यहाँ पे ये क्या है, देखिए ये क्लाउडी सा एक लेयर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर एक ऐसा शेप होता है उसका, ये मैंने बनाया और ऐसे ऐसे घूमा हुआ है, एक ऐसे लूप्ड जो है स्टीयरिंग रॉड होता है, ठीक है। तो उससे फिर आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से निकालते हैं, तो इसमें ऐसे ये उलझा हुआ ऊपर की तरफ उठता है। तो डीएनए कलेक्शन बाय स्पूलिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग इट ऑन द रॉड एंड टर्निंग द रॉड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पूलिंग प्रोसेस है। क्या है ये, स्पूलिंग प्रोसेस है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। वही वहां पे एक डायग्राम में सिर्फ आपको स्पूलिंग लिखा गया। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का, आगे बढ़ रही हूँ मैं। क्या हो गया, ये स्पूलिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पे मूव करते हैं। अब आपने क्या सीखा, दूसरा आपने क्या काम सीखा है कि आप क्या कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके बहुत समझदारी से आप डीएनए सेगमेंट को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि एक स्पेसिफिक कोड होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जिसमें आप उसका इस्तेमाल करके जी और ए के मिड में उसको क्या कर रहे थे, कट करने का काम कर रहे थे। तो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कराना भी अपने आप में क्या है, एक चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। तो आगे देखिए, cutting of DNA at specific locations, restriction enzyme. Digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at optimal conditions for that specific enzyme. Agarose gel electrophoresis याद आया आपको? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या कर रहे थे, एक मीडियम के अंदर आपने एक ऐसे मीडियम रखा था, उसके अंदर आपने पावर सप्लाई करा था, और पावर सप्लाई करने के बाद इस वेल के अंदर छोटे छोटे सैंपल वेल्स जो लिखे हुए हैं ना, इसके अंदर आपने कटे हुए ऐसे, कोई किसी का साइज इतना बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का उससे भी छोटा होगा, किसी का इससे भी बड़ा होगा, ऐसे करके। तो आपके पास तो वही, अभी ये जो आपने बीकर में देखा, ये ऐसे सैंपल था पड़ा हुआ, आपने उसको उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो नजदीक रह जाएगा, उससे छोटा वाला फिर उससे दूर जाएगा, और उससे छोटा वाला और उससे दूर जाएगा, और उससे छोटा वाला और उससे दूर जाएगा। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो इस घटना को हमने क्या सीखा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या सीखा था आपने इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस बार बार आप रिपीट करते हैं फिजिक्स में भी, यानी इलेक्ट्रिक, अगर मैं बिल्कुल साधारण हिंदी में आपको समझाऊं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है, आपको अगर किसी चीज को तोड़ना है, आपको अगर किसी चीज को स्प्लिट करके अलग अलग कराना है, तो आप वहां पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहां पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तभी तो यहाँ तो पावर सप्लाई लिखा गया ना, ये देखिए पावर सप्लाई लिखा जा रहा है। अगर पावर सप्लाई हम नहीं करते तो हम क्यों लिखते, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं लिख देते, हम सिर्फ फोरेसिस लिखते। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो ये सोच के लिख रहा है कि बैक में आपको ये समझाया जा चुका है, इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, hence it moves towards the positive electrode anode, ठीक है। the process is repeated with the vector DNA also, दोनों के साथ repeat किया जाता है। the joining of DNA involves several processes after having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. The cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. This results in the preparation of recombinant DNA. अच्छा, वापस इस पैरा में क्या किया जा रहा है, अगेन अगेन एंड अगेन, मेरे ख्याल से फोर्थ टाइम वापस इसी डायग्राम को रिपीट नहीं किया गया। पेज नंबर 197 आपकी किताब में है, उसका ये डायग्राम है, इसको फिर वापस से रिपीट किया जा रहा है आपको इस पैरा को भी समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये भी आपका समझा हुआ होगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है।
अब मैं इसके आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग पीसीआर पे आएंगे। अब हम लोग किस पे आएंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे आएंगे, दैट इज पीसीआर। देखिए थोड़ा सा कट हो रहा है। ये भी काफी आसान है, पीसीआर में भी वैसा कुछ है नहीं कि आपको समझना है, बस। चलिए हो गया ये। आगे देखिए, ये बस इस डायग्राम को समझना है, उसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं जो आपको समझना है। सबसे पहली चीज ये है, एम्प्लीफिकेशन वर्ड आ गया। अब यहाँ पे जो मैं बार बार आपको एम्प्लीफिकेशन रिपीट कर रही थी, आ गया यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन में क्या है कि थोड़ा सा ये ज्यादा कट हो गया था। आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप जिसको चाहते हैं, उसकी आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, मिलियंस में बिलियंस में आप उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए, एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे एक टर्म है आपके पास, पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या टर्म है आपके पास? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। है क्या? कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बनाना चाहते हैं। टॉपिक है आपके पास पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टॉपिक क्या है आपके पास? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप? पीसीआर is applied for formation of multiple copies of the gene और डीएनए। जीन कैसा जीन? जो आपको चाहिए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं? इसको, आपको जो चाहिए जीन या डीएनए, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पीसीआर के बेसिक 3 स्टेप्स हैं। पीसीआर जो है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं?
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आपके पास बेसिक 3 स्टेप्स है। पीसीआर जो है इसके बेसिक 3 स्टेप्स है। पहला है डीनेचुरेशन। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, second is annealing, and last is extension। लास्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। 3 स्टेप्स हो गए इसके, 1 2 एंड 3। ठीक, अब डीनेचुरेशन क्या होता है इसको बस डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, डीनेचुरेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आपको बात भी समझ आ रही है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ के बने होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इतना ज्यादा इसको हीट प्रोवाइड किया कि ये टूट गया। टूटने के बाद भाई तोड़िएगा तभी तो इन दोनों डीएनए की कॉपीज बनाइएगा। तो जब आपने क्या किया, इसको तोड़ा है। ठीक है, तो ये टूटने के बाद फिर क्या करेगा ये, जब आपने इसको तोड़ दिया तो डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। दोनों स्ट्रैंड को जब आपने सेपरेट किया तो ये फर्स्ट वाला जो स्टैंड है ये भी नया स्टैंड बनाना स्टार्ट करेगा, और सेकंड वाला जो है ये भी नया स्टैंड बनाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे टैक पॉलीमरेज बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? टैक पॉलीमरेज, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टी ए क्यू, टैक पॉलीमरेज। टी फॉर थर्मस, टी फॉर थर्मस, और ए क्यू फॉर एक्वेटिकस नाम की एक बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से ये पॉलीमरेज एंजाइम निकाला जाता है, जिससे हम इनविट्रो कंडीशन में काम करा रहे हैं। इनविट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशन। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टैग पॉलीमरेज का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई इज द एंजाइम पॉलीमरेज ओनली आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। दुनिया जहान में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हम इसको बैक्टीरिया में से क्यों निकाल के लेके आ रहे हैं? तो भाई बैक्टीरिया का नाम है किस चीज के लिए? वो मोस्ट एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बहुत इजीली सर्वाइव करा सकता है, जिसकी वजह से हम टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट करने के लिए भी बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बातें जो मैंने आपको समझाई है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ मैं आपको शो कर देती हूँ। और जब ये बन गया तो आप इसकी बिलियन कॉपीज जो है इसी तरीके से बनाते रहिए बैठे बैठे। इसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रही हूँ। इसका अगर चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हालांकि मैंने कुछ स्पेशल नहीं लिखा है, बस आपको समझाया है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, आगे देखिए। आपको जितनी मर्जी उतने टाइम्स आप इस साइकिल को क्या करते रहिए, रिपीट करते रहिए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, समझाना ही है बस, आपको समझा हुआ है आपको ऑलरेडी। यही मैं आपको शो कर रही थी। आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? थर्मस एक्वेटिकस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको थर्मोस्टेबल डीएनए देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज आप कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं? बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि इसको आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके भी एक्टिव रख सकते हैं, तो डीनेचुरेशन से बच जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप इसको एम्पलीफाइड करा सकते हैं। एम्पलीफाइड का मतलब कितनी बार, कितने टाइम, कितने साइकिल आप इसके रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इस पैरा की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको थर्मस एक्वेटिकस के बारे में क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने किया है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कंफर्म्ड ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है आज की क्लास? चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।